नमस्कार दोस्तों, मैं पीके सिंह आप सभी को PKSY मैथ पर स्वागत करता हूं। इसके पिछले क्लास में सर आप लोग का 127 नंबर सिस्टम का क्वेश्चन बताए थे। उसमें आपको एलजेब्रिक रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बताए थे और आज जो टॉपिक रहेगा सर वो फ्रैक्शन भिन्न के बारे में बताएंगे, जो 128 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। आप लोग का जो PDF मिलेगा क्वेश्चन का वो एक टेलीग्राम ग्रुप है PKSY मैथ्स ऑफिशियल, उसी को आप ज्वाइन कर जाइएगा। टोटल जितना PDF आपका मिलेगा इस टेलीग्राम ग्रुप पर PDF आपको मिल जाएगा। तो फ्रैक्शन के बारे में समझना है कि आखिर फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं और किस किस तरीका से एग्जाम में आपको फ्रैक्शन से क्वेश्चन किया जाता है। क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल में रेलवे में जितना एग्जाम हुआ, ALP हो, टेक्नीशियन हो, या तो आपको ग्रुप डी हो, RRB JEE हो या RPA हो, मतलब जो हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ है वो फ्रैक्शन से प्रत्येक सिटिंग में आपका क्वेश्चन दिया गया। और सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे वो फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से फ्रैक्शन होते हैं। तो सब फ्रैक्शन मतलब कि जो भी संख्या को लिखा जाता है x/y के रूप में लिखा जाएगा। तो x/y के रूप में कोई भी संख्या को लिखेंगे या p/q के रूप में, वही आपको फ्रैक्शन है। और ये आपको बताएं कि q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है, q डज नॉट इक्वल टू 0। और q है जो क्या हो, रियल नंबर है। q एक रियल नंबर होगा तो वही p/q के रूप में लिखेंगे, और जो संख्या को p/q के रूप में लिखेंगे वो फ्रैक्शन अर्थात तो परमेय संख्या होता है। तो परमेय और अपरमेय में आपको ये सब चर्चा किए थे। जैसे फ्रैक्शन है, जो फ्रैक्शन को 3 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले फ्रैक्शन है जो पहला नंबर जो फ्रैक्शन होगा वो सिंपल फ्रैक्शन होगा। कौन सा फ्रैक्शन होगा? सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन का मतलब साधारण भिन्न। और जो दूसरा है वो दूसरा पार्ट डेसिमल फ्रैक्शन। ये डेसिमल फ्रैक्शन है जो एक दशमलव भिन्न के रूप में रहेगा, दशमलव भिन्न। और जो तीसरा पार्ट में हम लोग बांटेंगे वो कंटिन्यूड फ्रैक्शन। कंटिन्यूड फ्रैक्शन, और जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन जो होगा ये सतत भिन्न होगा। कौन सा भिन्न होगा? सतत भिन्न। तो ये 3 प्रकार का आपको फ्रैक्शन मिलेगा, या तो सिंपल फ्रैक्शन साधारण भिन्न, या डेसिमल फ्रैक्शन दशमलव भिन्न, या तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन सतत भिन्न। बात को समझना कि सिंपल फ्रैक्शन किस फॉर्म में रहेगा तो सिंपल फ्रैक्शन कहेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहेंगे और सतत फ्रैक्शन किसे कहेंगे। तो जो संख्या आपको डायरेक्ट इस तरीका से लिखा मिलेगा कि 3/4 या 5/6, 7/9, 12/15, ये सब जो इस फॉर्म में रहेगा वो हम कहेंगे कि सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में। और जो सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा वो सिंपल फ्रैक्शन अर्थात साधारण भिन्न के रूप में रहेगा, उसे साधारण भिन्न कहेंगे। और डेसिमल फ्रैक्शन जो रहा वो आपको इस तरीका से रहेगा कि 0.3 पर रेकरिंग है, 0.23 पर रेकरिंग है, 0.65 है। ये सब इस फॉर्म में जहां दिखाई दिया तो हम समझेंगे कि वो भी है जो फ्रैक्शन से दिया गया है। और फ्रैक्शन में कौन सा फ्रैक्शन से दिया गया क्वेश्चन? वो डेसिमल फ्रैक्शन से दिया गया। और जो कंटिन्यूड फ्रैक्शन आपको सतत भिन्न है, जो कभी कभी आप लोग सेट मारे होंगे या कहीं पढ़े भी होंगे फाउंडेशन वगैरह में, तो आपको इस तरीका से आपको मिलता है कि 1 + 1/2 + 3/4 + 5/7। इस तरीका से जो संख्या आपको मिलेगा, प्रश्न मिलेगा कभी भी एग्जाम में, तो हम समझेंगे कि इस तरीका से जो भी आपको प्रश्न मिला वो सतत भिन्न है, कंटिन्यूड फ्रैक्शन के रूप में दिया गया। तो इस 3 प्रकार के हम लोग अभी डिस्क्राइब किए फ्रैक्शन को, और 3 प्रकार के क्वेश्चन किस किस तरीका से एग्जाम में दिया जाएगा, ये बात को समझ में आ रहा होगा कि साधारण भिन्न किस तरीका से रहेगा, डेसिमल भिन्न किस तरीका से रहेगा, और कंटिन्यूड फ्रैक्शन सतत भिन्न किस तरीका से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग साधारण भिन्न के बारे में चर्चा करते हैं कि जो सिंपल फ्रैक्शन है साधारण भिन्न से किस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में किया जा रहा है या आने वाले समय में किस तरीका से क्वेश्चन किया जाएगा। तो आप लोग हेडिंग लगाइए, अब
सिंपल फ्रैक्शन, हेडिंग क्या लगाना है? सिंपल फ्रैक्शन लगाना है, साधारण भिन्न। सिंपल फ्रैक्शन साधारण भिन्न। सिंपल फ्रैक्शन साधारण भिन्न के बारे में समझना है कि जैसे हम आपको एग्जांपल दिए कि 3/4, 5/7, 8/5, 11/12 और 13/7। मतलब कि आपको जो बोर्ड पर लिखा गया है 5 को भिन्न फ्रैक्शन, इसमें आपको पूछेंगे कि ये जो फ्रैक्शन लिखा गया है सर, तो ये फ्रैक्शन में कौन सा फ्रैक्शन है जो प्रॉपर फ्रैक्शन है और कौन सा फ्रैक्शन है जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मतलब कि हम लोग सिंपल फ्रैक्शन को भी 2 पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट है आपको प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन इसको कहते हैं उचित भिन्न। कौन सा भिन्न कहेंगे? उचित भिन्न। और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कहेंगे अनुचित भिन्न। तो सिंपल फ्रैक्शन को 2 पार्ट में बांटेंगे। पहला पार्ट प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न और दूसरा पार्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अनुचित भिन्न। तो अगर बात को समझना है कि उचित भिन्न किसे कहेंगे और अनुचित भिन्न किसे कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे, तो जो बोर्ड पर 5 फ्रैक्शन आपको दिए हैं, इनमें आप सबसे पहले बताइए कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन है। जल्दी आप लोग बताइए। तो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के जिनका डिफिनेशन आता होगा या जिनका कॉन्सेप्ट इन दोनों के बारे में क्लियर होगा, वही आप लोग इसमें से आंसर कर सकते हैं कि कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा और कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को हम लोग कहेंगे सर, प्रॉपर फ्रैक्शन उस फ्रैक्शन को, किस फ्रैक्शन को? उस फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे कि जिस फ्रैक्शन का मान, जिस फ्रैक्शन का मान 1 से छोटा हो। P/Q, P/Q का मतलब कि P को हम अंश कहेंगे और Q को क्या कहेंगे? हर कहेंगे। अंश बटे का हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अंश और डिनोमिनेटर हर। तो जैसा ही P/Q के रूप में फ्रैक्शन दिखाई दिया और P/Q के रूप में फ्रैक्शन दिखाई दिया, तो P/Q का मान यदि 1 से छोटा है, 1 से छोटा का मतलब कि अगर अंश छोटा है और हर बड़ा है, अंश का मान छोटा होना और हर का मान उससे बड़ा होना। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर डिनोमिनेटर का मान बड़ा है तो उचित फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा जिस फ्रैक्शन का मान 1 से छोटा होगा, और जिस फ्रैक्शन का मान 1 से बड़ा होगा वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिस फ्रैक्शन का मान मतलब P/Q का मान 1 से बड़ा, 1 से छोटा P/Q लेस देन 1 और P/Q ग्रेटर देन 1। अगर जिस फ्रैक्शन का मान 1 से बड़ा होगा तो उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अनुचित भिन्न कहेंगे, और जिस फ्रैक्शन का मान 1 से छोटा होगा उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न कहेंगे। तो आपको यहाँ से छोटा सवाल भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उचित भिन्न है या निम्नलिखित में से कौन सा अनुचित भिन्न है। तो उचित भिन्न और अनुचित भिन्न का मतलब कि जिस भिन्न का मान 1 से छोटा है उसे हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न, और जिस भिन्न का मान 1 से बड़ा है, किससे बड़ा है? 1 से, तो 1 से बड़ा होगा उसे प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अनुचित भिन्न कहेंगे। तो ये आप लोग कॉपी में नोट करके लिख दीजिएगा कि जिस फ्रैक्शन का मान 1 से छोटा होगा उसे उचित भिन्न कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, और जिस भिन्न का मान 1 से बड़ा होगा उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। कौन सा फ्रैक्शन कहेंगे? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब अनुचित भिन्न कहेंगे। तो ये जो आपको 5 फ्रैक्शन दिया गया अभी,
इसमें कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा और कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम कहेंगे कि जो फ्रैक्शन का मान 1 से छोटा है, जैसे 3/4 1 से छोटा है, तो हम कहेंगे कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। 5/7 ये भी 1 से छोटा है, तो ये भी आपको प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में है। 8/5 8/5 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है, तो आप कहिएगा कि सर 8/5 तो 1 से बड़ा हो गया, और 1 से बड़ा हो गया तो हम इसे कहेंगे कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कौन सा फ्रैक्शन होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और 11/12 1 से छोटा तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। 13/7 1 से बड़ा तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। तो जिस फ्रैक्शन का मान 1 से छोटा होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन, और जिस फ्रैक्शन का मान 1 से बड़ा होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न वह भिन्न होता है जिस भिन्न का मान 1 से छोटा होता है, और अनुचित भिन्न वह भिन्न होता है जिस भिन्न का मान 1 से बड़ा होता है। 1 से बड़ा अनुचित भिन्न और 1 से छोटा होता है वो उचित भिन्न होता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये सिंपल फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में समझे होंगे कि उचित भिन्न किसे कहते हैं और अनुचित भिन्न किसे कहते हैं। उचित भिन्न वह भिन्न होगा जिसका अंश छोटा और हर बड़ा होगा, और अनुचित भिन्न वह भिन्न होगा जिसका अंश बड़ा और हर छोटा होगा। टोटल को आप इतना नहीं याद रखिएगा, तो सिर्फ यही याद रखना है कि जिससे P/Q का मान यदि 1 से छोटा है तो उचित भिन्न होगा प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न, और जो P/Q का मान यदि 1 से बड़ा है ग्रेटर देन 1 तब हम कहेंगे कि वो अनुचित भिन्न होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। कैसा भिन्न होगा? अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब जो आपको मिक्स फ्रैक्शन एक जानते होंगे कि जो मिक्स फ्रैक्शन किसे कहते हैं सर, ये आपको मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर अभी तक सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन और कंटिन्यूड फ्रैक्शन बताए हैं, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन के बारे में नहीं बताया। तो पेशेंस रख करके आराम से पढ़ते रहना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब कि इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, यही होता है मिक्स फ्रैक्शन। इंटीजर और फ्रैक्शन एक साथ आ जाता है, पूर्णांक और भिन्न, वही कहते हैं उसे मिक्स फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिक्स फ्रैक्शन होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन नहीं कहते हैं, परंतु इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे आपको दिया गया कि 8/5, तो हम कहेंगे कि सबसे पहले ये समझना है कि यदि 8/5 हम लिखें तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप कहेगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है सर, 8 बड़ा है और 5 छोटा है, मतलब इस भिन्न का मान 1 से बड़ा है। अगर इस भिन्न का मान 1 से बड़ा है तो जिस भिन्न का मान 1 से बड़ा होगा उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। कौन सा फ्रैक्शन कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाएंगे तो इसको पूर्णांक में लाने के लिए सर हम 5 से भाग देंगे 8 में, और एक बार में भाग लगा, शेष कितना बचा? 3। जितना बार में भाग लगता है, जितना बार में भाग लगता है मतलब भागफल को पूर्णांक में रखेंगे और शेषफल को ऊपर रखेंगे, और जितना से भाग लगाएं उसे हम हर में लिखेंगे। तो 8/5 को हम मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखे, पूर्णांकों के रूप में लिखे, तो हम कहेंगे 1/3/5। 1/3/5 ही मिक्स फ्रैक्शन हुआ। एक है जो आपको इंटीजर है, 1 + 3/5, एक इंटीजर है और 3 है जो आपको फ्रैक्शन है। तो इंटीजर प्लस फ्रैक्शन जो आ जाता है एक साथ, इंटीजर और फ्रैक्शन, इंटीजर और फ्रैक्शन, इंटीजर और फ्रैक्शन एक साथ आ जाता है, उसी को कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। इंटीजर का मतलब पूर्णांक, और जो पूर्णांक संख्या आ जाता है फ्रैक्शन के साथ उसे हम मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। और मिक्स फ्रैक्शन ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही मिक्स फ्रैक्शन। तो ये भी बात आपको क्लियर हुआ होगा कि मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, या तो आपको प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। अब मिक्स फ्रैक्शन के बारे में समझिए कि कोई भी संख्या यदि आपके सामने पूर्णांकों में लिखा गया है, कि पूर्णांकों में यदि कोई भी संख्या लिखा जाए, जैसे 5.3/7 दिया है, तो हम कहेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन है? आप कहेगा कि मिक्स फ्रैक्शन है सर, और 1 से बड़ा है तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी कह सकते हैं।
तो 5.3/7 को आप इस तरीका से लिख सकते हैं कि 5 + 3/7। 5 है जो एक इंटीजर नंबर है, इंटीजर है, और 3/7 है जो क्या है, फ्रैक्शन है। 3/7 क्या है, फ्रैक्शन। तो 5 इंटीजर और 3/7 फ्रैक्शन। इंटीजर प्लस फ्रैक्शन एक साथ आ जाता है, उसे हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जहां ये संख्या पूर्णांकों के रूप में रहेगा तो पूर्णांक का मतलब ही होता है प्लस। जहां जहां पूर्णांक देखेंगे वहां हम प्लस लिख देंगे। जैसे आपको कोई भी संख्या दिया कि 16 + 7/11, 16 + 7/11 को आप स्वेच्छा से लिख सकते हैं 16.7/11, 16.7/11। तो प्लस का मतलब ही पूर्णांक और पूर्णांक का मतलब ही प्लस होता है। यही बात को समझना है सर, गलती नहीं करना है। जहां 16 + 7/11 है तो हम कहेंगे कि प्लस का मतलब पूर्णांक और पूर्णांक का मतलब ही प्लस। प्लस का मतलब पूर्णांक और पूर्णांक मतलब प्लस। पूर्णांक में दिया है तो इसको प्लस के रूप में लिखेंगे और प्लस में दिया है तो इसे हम पूर्णांक के रूप में लिखेंगे। लेकिन तब तक लिखेंगे कि जब तक यहाँ संख्या कांस्टेंट टर्म दिया है, नंबर के रूप में दिया है, वेरिएबल नहीं दिया है, तब तक हम इस तरीका से लिखते रहेंगे संख्या को कि तब तक संख्या आपको नंबर के रूप में दिया गया हो, डिजिट के रूप में दिया गया हो, डिजिट के रूप में दिया रहेगा, तब हम संख्या को इंटीजर के रूप में लिखेंगे और इंटीजर को प्लस के रूप में, एडिशन के रूप में लिखेंगे। कब? तब तक जब तक संख्या में नहीं दिया जाए। जैसे हम आपको छोटा सा एग्जांपल लेकर के समझाते हैं कि अगर ये दो संख्या आपको दिया जाएगा इस तरीका से। पहला दिया गया आपको सर कि 3.7/9 और दूसरा आपको दिया x.y/z। तो हम इन दोनों को किस तरीका से रिप्रेजेंट करेंगे? इसको आप रिप्रेजेंट करने के लिए 3 + 7/9 लिख सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो 3 + 7/9, क्योंकि जब भी संख्या पूर्णांक में रहेगा तो पूर्णांक का मतलब प्लस होता है। जहां पूर्णांक में है उसको हम किस तरीका से लिखेंगे? प्लस के रूप में लिखेंगे। लेकिन इसको जब लिखेंगे कि x + y/z, ये लिखना 500% गलत है। कितना प्रतिशत गलत है? 500% गलत। क्योंकि ये जो आपको है वो कांस्टेंट टर्म में नहीं दिया गया, ये आपको वेरिएबल के रूप में दिया गया। अब ख्याल आ रहा होगा कि सर जब इस तरीका के रहेगा तो किस तरीका से हम लोग बनाएंगे। कोई बात, तो इसको किस तरीका से रूप में लिखा जाए सर, आप लोग का क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरीका से करेंगे। कोई बात नहीं है, इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम समझेंगे कि यदि संख्या नंबर दिया रहेगा पूर्णांक के रूप में तो उसे हम प्लस लिखेंगे। लेकिन अगर नंबर नहीं दिया है, कोई भी इस तरीका से वेरिएबल दिया है तो ये वेरिएबल को हम लिखेंगे तो ये पूर्णांक का मतलब जोड़ नहीं होता है सर, ये पूर्णांक का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो हम इसको लिखेंगे तो हम कहेंगे x/y/z, x/y/z। तो जब भी संख्या के रूप में रहेगा, संख्या के रूप में कांस्टेंट टर्म के रूप में रहेगा तो कांस्टेंट टर्म के रूप में पूर्णांक का मतलब प्लस, और वेरिएबल के रूप में रहेगा, चर के रूप में रहेगा, वहां आपको एक पूर्णांक का मतलब प्लस नहीं गुना होता। इसको लिखेंगे x/y/z का मतलब कि x/z हुआ, x/z। तो इन दोनों को आपको बारे में समझ में आया होगा कि कब रहेगा तो प्लस में लिखेंगे और किस फॉर्म में रहेगा तो हम गुना के रूप में लिखेंगे। कोई भी संख्या के फॉर्म में कहीं भी दिखाई दिया उसको डायरेक्ट प्लस के रूप में लिखेंगे कि संख्या है तो पूर्णांक का मतलब प्लस, और संख्या नहीं है तो पूर्णांक का मतलब जब वेरिएबल रहेगा तो गुना होगा। जैसे आपको दिया कि 11.3/7 तो आप कहिएगा कि 11 + 3/7 लिखेंगे। लेकिन a पूर्णांक b/c को हम लिखेंगे a गुना b/c, अर्थात ab/c लिखेंगे। ये भी बात क्लियर हुआ होगा कि इस तरीका से जब भी सवाल रहेगा तो पूर्णांक का मतलब प्लस होता है। प्लस तब तक लिखना है सर कि जब तक वो संख्या के रूप में दिया है, और पूर्णांक का मतलब गुना तब लिखेंगे कि वो संख्या के रूप में नहीं दिया है, वो वेरिएबल के रूप में दिया है। किस रूप में दिया गया होगा? वेरिएबल के रूप में। तो वेरिएबल के रूप में दिया है तब उसका मतलब कि गुना, और कांस्टेंट टर्म के रूप में दिया है उसका मतलब कि प्लस। एक हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप सही कीजिएगा।
जैसे आपको दिया कि a बराबर 3, b बराबर 5 और c बराबर 7। अब कहा आपको कि 3.5/7 तथा 1.b/c, 3.5/7 तथा 1.b/c में अंतर ज्ञात करें। अंतर निकालना है, डिफरेंस। तो 3.5/7 तथा 1.b/c में अंतर निकालना है। तो अंतर आप निकालिए। तो आप कहेगा कि सर ये तो बहुत आसान है, 3.5/7 और अंतर करना है 1.b/c का मतलब कि 3.5/7 माइनस का 3.5/7 कट करके कितना आ गया, 0 आ गया। आप कहिएगा कि सर इतना आसान आप सवाल दिए, ये तो कोई भी बना सकता है सर, 0 आया। और जिनका 0 आंसर आया सर उनका 500% गलत हो गया। 100% भी नहीं, 500% को आप गलत कर चुके। क्यों? क्योंकि अभी हम आपको समझाएं कि जब भी संख्या है तो संख्या का मतलब होता है सर जी कि वो पूर्णांक में प्लस, और प्लस का मतलब पूर्णांक। लेकिन जब भी वेरिएबल के रूप में दिया है तो आप इस तरीका से आप नहीं लिख सकते। अब देखिए कि इसको जब राइट आंसर जो होगा, सही आंसर, वो क्या होने वाला है सही आंसर, इसके बारे में समझना। सही आंसर हम इसको फाइंड करने जा रहे हैं कि जब भी हम सही आंसर हम निकालने जाएंगे तो एक 3.5/7 और 1.b/c में डिफरेंस ज्ञात करना है। तो डिफरेंस निकालेंगे। इसको आप तोड़ने आता है कि 7 में 3 से गुना करेंगे और 5 ऐड कर देंगे कि 3 + 5/7 एलसीएम कितना हुआ, 7 का 21 + 5 26/7। तो आप इसको तोड़िएगा साधारण में, 7 या 21 और 21 में 5 जोड़ेंगे 26/7 माइनस, और ये जो वेरिएबल के रूप में है इसका मतलब गुना a/b/c होगा। अब हम यहां मान रखेंगे तो 26/27 है, माइनस a के स्थान पर 3 और b के स्थान पर 5 और c के स्थान पर 7। अब मान रखेंगे। अब आ गया आपको कि 26/27 है सर, और माइनस का 26/7 है 15/7। तो 26 में से 15 चला गया तो आप घटा दीजिए कि जब 26 में से 15 गया तो कितना आ गया सर, 11 आ गया। कितना आ गया, 11/7। अब इनका आंसर 11/7 आया। 0 आप ला रहे थे, वो गलत हो गया। तो आपको ये सब छोटा छोटा टर्म पर ध्यान दे रहना है कि बहुत छोटा ही सवाल आपसे गलत हो गया। ओवर कॉन्फिडेंस कितना आसान सवाल है। 0 पहला ही ऑप्शन रहेगा, आप मार के चले आइएगा। तब तक खुश रहिएगा सर कि जब तक वो एग्जाम का आपको आंसर की नहीं दे दे। और जब भी आंसर की देगा तो मिलान करिएगा। तो 0 के स्थान पर अगर जो 11/7 आएगा तब यहाँ आपको माइंड में खटकना स्टार्ट होगा कि आखिर गलत क्यों हुआ इतना आसान सवाल। तो गलत इसलिए हो रहा है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि कौन से क्वेश्चन को किस तरीका से बनाया जाएगा। वेरिएबल के रूप में है तो पूर्णांक का मतलब प्लस नहीं गुना होता है, और कांस्टेंट के रूप में है तो पूर्णांक का मतलब प्लस होता है। तो ये भी दो बात आप समझ में आया होगा आपको कि ये 2 बात समझे होंगे कि किस तरीका से हम फ्रैक्शन को तोड़ेंगे। मिक्स फ्रैक्शन को भी 2 तरीका से बताएं कि कांस्टेंट रहेगा तो हम किस तरीका से तोड़ेंगे, और वेरिएबल के रूप में रहेगा तो किस तरीका से तोड़ेंगे। एक 2 हम एग्जांपल लेते हैं कि फ्रैक्शन में अगर इस तरीका से जोड़ घटाव दे दिया तो भी हमारा नहीं है। 3.3/4 प्लस 7 दिया गया 3/8 और प्लस का दिया गया 5.1/2। अब इसको हम ऐड करेंगे तो हम पूर्णांक को तोड़ करके ऐड नहीं करना है सर। इसको जब भी ऐड करेंगे तो पूर्णांक वाले पार्ट को एक साथ ऐड करेंगे। जब ये मिक्स फ्रैक्शन के रूप में दिया जाएगा तो पूर्णांक वाले पार्ट को एक साथ और फ्रैक्शन वाले पार्ट को एक साथ ऐड करेंगे। तो पूर्णांक वाले पार्ट को एक साथ ऐड कीजिए। 3 और 7 10 और 5 15 प्लस, और फ्रैक्शन वाले को एक साथ लिखेंगे 3/4 प्लस का 3/8 और प्लस का 1/2। तो 15 प्लस एलसीएम आ गया 8, 4 गुना का 8 तो 6 आ गया, और 3 आ गया, और 4 गुना 8 तो ये आपको आ गया 4। अब ऐड किए तो 6 4 10 और 3 13, 15 प्लस 13/8, और 13/8 को हम फ्रैक्शन भिन्न में लाएंगे तो
तो आप कहेगा कि सर 15 प्लस 13/8 को फ्रैक्शन में लाएं तो 1.5/8 आ गया, और पूर्णांक का मतलब ही प्लस हुआ, तो 15 और 1 16.5/8 आ गया। देखिएगा कहीं कैलकुलेशन गलत नहीं होना चाहिए, गलत हो गया है तो उसको सुधार कर लेना। लेकिन आपको मेन यही कॉन्सेप्ट है कि जब भी आपको इस तरीका से सवाल रहेगा, किस तरीका से, इस तरीका से मिक्स फ्रैक्शन के रूप में ऐड करना है, घटाना, तो जहां ऐड है तो सबको ऐड कर देंगे, घटाव है तो फ्रैक्शन के वाले पूर्णांक वाले पार्ट को एक साथ क्रिया करेंगे और फ्रैक्शन वाले पार्ट को एक साथ, इंटीजर एक साथ और फ्रैक्शन एक साथ। अगर यहाँ आपको माइनस दिया रहता तो हम क्या कर देते, 4 और 5 3 8 में से 7 लिया तो आप कहेगा कि अब आ जाएगा 1, और यहाँ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो पूर्ण सब समाप्त हो गया। और 1 प्लस यहाँ भी माइनस आपको हो जाएगा, तो 6 में से 3 गया, 3 4 और 3 7, 1 प्लस 7/8, 1 प्लस 7/8 का मतलब 1 पूर्णांक 7/8 आ गया। तो अगर घटाव है तो एक साथ घटा देना है फ्रैक्शन वाले पार्ट को, और एक साथ इंटीजर वाले पार्ट को, जोड़ है तो एक साथ इंटीजर और फ्रैक्शन वाले पार्ट को जोड़ देंगे। तो आप ये बात को समझ में आया होगा कि जब भी इस तरीका से मिक्स फ्रैक्शन के रूप में या तो आपको घटाव दे या तो आपको जोड़ देगा, तो फ्रैक्शन वाले पार्ट को एक साथ और इंटीजर वाले पार्ट को एक साथ ऐड कीजिएगा और सब्ट्रैक्ट कीजिएगा। अगर ये आपको दे दिया सर कि 129 प्लस 16.111/117, तो क्या आप इसको फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन को आप तोड़िएगा नहीं, आपको यह क्या करना है कि 129 प्लस 16 है तो हम ऐड कर देंगे कि 129 और 16, तो 129 और 16 ऐड किए तो आप कहेगा कि 145, कितना आ गया, 145 पूर्णांक 111/117। तो जहां पूर्णांक रहेगा एक साथ ऐड कर देंगे, ऐड करना है तो, और घटाना है तो एक साथ क्या कर देना है, घटा देना। लेकिन सर यही आपको जो माइनस वाले टर्म में होगा, किस टर्म में, माइनस वाले टर्म में, कि 3 माइनस का दिया गया आपको 5/7 पहला, दूसरा दिया गया 11 माइनस का 17/27, और तीसरा आपको देते हैं 15 माइनस 31/41। अब इसको सोल्व करना, जैसे आपको इस तरीका से रहता कि 3 प्लस 5/7, तब आप लिख देते कि 3 पूर्णांक 5/7। और जब भी इस तरीका का आपका सवाल रहेगा सर, तो आपको इस तरीका से मिक्स फ्रैक्शन के रूप में देगा, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन के रूप में करके ऑप्शन देगा और आपको निकालना। तो अब बात को समझिए कि जब भी इस तरीका के सवाल रहेगा तो हम इसको सोल्व करेंगे कि 3 माइनस 5/7 में आप यहां 7 एलसीएम लिए तो 7 दिया गया 21 माइनस 5, और 21 में से 5 गया तो कहेगा 16/7, और 16/7 को पूर्णांक में लाया तो 2 पूर्णांक 2/7, मतलब इसका जो आया 2 पूर्णांक 2/7। लेकिन कभी कभी बड़ा से बड़ा इतना बड़ा सवाल दे देगा कि वहां सोल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, व्यवस्था के कारण आप उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाइएगा, आधा तक जाएंगे लेकिन आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। जस्ट 10 से 5 सेकंड में हमको आंसर तक पहुंचना था, लेकिन आप पैसेंस इतना खो दिए कि लग रहा है कि अभी आंसर नहीं मिल पाएगा, वहां से आप क्वेश्चन को छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं। मतलब पहुंचने पर थे, लक्ष्य पर, क्या आंसर हमको आ जाएगा, लेकिन पैसेंस खो दिए, एकदम नहीं धैर्य है, अब लग रहा है अंदर से कि अब आंसर हमको से नहीं आएगा, छोड़ करके चले गए। तो कभी कभी इस तरीका से व्यवस्था से आपको इतना आसान क्वेश्चन छोड़ना पड़ता है एग्जाम में, तो अब छोड़ नहीं सकते हैं। एक बार इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, जितना बड़ा से बड़ा इस टाइप का सवाल देगा आपको विद इन सेकंड में बना देना। जितना टाइम सोचने में दूसरे स्टूडेंट को लगेगा कि इसको एलसीएम ले, जोड़े की घटाएं, उससे पहले आप आंसर कर दीजिएगा विद इन सेकंड। बस पेशेंस रख के थोड़ा सा समझते रहना। आप जब भी ये रहेगा सर तो देखना है आपको कि उचित फ्रैक्शन है कि अनुचित फ्रैक्शन है, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपको पता होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित फ्रैक्शन, उचित भी 1 से छोटा होता है, मतलब 1 से छोटा है फ्रैक्शन 5/7, तो 5/7 घटाएंगे 1 से छोटा है, इसके लिए आप पूरा 1 घटा दीजिएगा। उचित फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हमेशा क्या घटाना है, 1।
प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि एक से क्या हो, छोटा हो। अगर एक से छोटा है उसके लिए कितना घटाना है, एक से छोटा है तो एक घटाएंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए कितना घटाना है सर, एक घटाना। प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए 1 घटाना है, प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए 1 उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। कितना करना है, 1। तो इसमें से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि जब भी आपको ख्याल आ रहा होगा कि इम्प्रॉपर रहेगा तब क्या होगा, कोई भी बात नहीं, पहले इतना बात को तो समझ लीजिए। जब भी आपको इस तरीका के सवाल आपको एग्जाम में दिखाई दे, पेपर में किसी भी एग्जाम के पेपर में दिखाई देगा, तो सबसे पहले अप्रोच ये देखना है सर कि जो आपको दिया गया है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आप कहेगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन, और प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए 1 घटा देना, 3 में से 1 घटा दीजिए, तब कितना आ गया, 2। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन का मान 1 से छोटा है। अगर फ्रैक्शन का मान 1 से छोटा है उसके लिए 1 घटाएंगे। फ्रैक्शन का मान 1 से छोटा है उसके लिए 1 घटाना है। फ्रैक्शन का मान 1 से छोटा है उसके लिए 1 घटाना है। तो फ्रैक्शन के मान 1 से छोटा है उसके लिए 1 घटाएं, तो 3 में से 1 घटा दिए, 2। अब बात को समझना है कि ऊपर जब भी मान लिखेंगे, ऊपर यदि मान लिखना है अंश में, तो अंश और हर का अंतर लिखना है। ऊपर यदि अंश में मान लिखना है, ऊपर अंश में मान लिखना है, तो अंश और हर के अंतर लिखेंगे। अंश और हर का अंतर कितना है, आप कहेगा कि 2, और नीचे वाले मान को ज्यों का त्यों लिख देंगे। 2/2/7। यही तो सोल्व करके लाए थे सर। फिर से यहाँ बात को फिर से कंसंट्रेशन लगा करके फिर से बात को समझिए। ये देखिए कि 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो ये इंटीजर में 1 घटा दीजिएगा, 11 में 1 चला गया तो आप कहेगा कि 10। और इन दोनों का डिफरेंस लाइए, 17 और 27 का डिफरेंस कहिएगा कि 10, और नीचे वाले मान को ज्यों का त्यों लिख दीजिए। 10/10/27। यहाँ आपको 15 है, फ्रैक्शन का मान 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो 1 यहाँ से घटा दीजिए, 15 में से 1 चला गया तो आप कहेगा कि 14। 31 और 41 का अंतर कहेगा कि 10, नीचे वाले मान का अंतर 41 का 41, ज्यों का त्यों लिखेगा। फिर से बात को समझना, प्रॉपर फ्रैक्शन, अगर फ्रैक्शन का मान 1 से छोटा है, फ्रैक्शन का मान 1 से छोटा है उसके लिए 1 घटाएंगे, ऊपर और नीचे वाले अंतर को ऊपर लिख देंगे, और हर वाले मान को ज्यों का त्यों लिख देंगे। हर वाले मान को ज्यों का त्यों लिख देना है। अगला जो आपको एग्जाम्पल लेते हैं उसको आप आंसर कीजिएगा कि अगला एग्जाम्पल रहेगा तो किस तरीका से आंसर करेंगे। जैसे आपको दिया कि 1971 माइनस का दिया गया आपको 117/137, 117/137। अब इसको सोल्व करेंगे सर, अब इसको सोल्व करेंगे तो हम कहेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर, आप कहेगा कि उचित भी है प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें से घटा दीजिए तो आप कहेगा 1970, और अंश और हर का अंतर निकालेंगे। 117 और 137 का अंतर कितना आया, तो आप कहेगा कि 117 137 का अंतर 20 आया, और नीचे वाले मान को ज्यों का त्यों लिख देंगे। नीचे वाले मान को ज्यों का त्यों, तो 1970/20/137। मतलब ये जो हम कंडीशन अब जानेंगे तो जितना बड़ा से बड़ा इस तरीका के सवाल रहेगा मान निकालते चलेंगे। ये आपको 997 और माइनस का दिया गया आपको 91 बटे का दिया गया 997। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे। यदि पाई प्रोसेस तो बहुत मुश्किल हो जाएगा सोल्व करना। अब हम समझ रहे हैं कि ये भी फ्रैक्शन का मान 1 से छोटा है, तो ये यहां से घटा दीजिए तो आप कहिएगा कि 996। इन दोनों का अंतर लेंगे तो आपको आ गया 906 और बटे का आपको आ गया 997। तो 996/906/997 आ गया, आंसर हो गया। तो जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा तो उसके फ्रैक्शन के लिए कितना घटाना है सर, 1 घटाना। लेकिन अगर इस तरीका के आपको सवाल दिया कि 12-7/3 अब घटाना है तो किस तरीका से घटाना, तो अब ये मान है जो 1 से बड़ा आ गया, तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लाएंगे तो आपको आ गया 2/1/3 आ गया। तो ये तो 2 चला जाएगा, ये तो 2 घटेगा, ये तो कंफर्म है कि जब ये 2 पूर्णांक में आएगा तो 2 घटेगा। लेकिन फ्रैक्शन के लिए भी 1 और घटेगा, ये फ्रैक्शन 1/3 के लिए भी 1 घटेगा।
सबसे पहले ये 2 घटाना, उसके बाद फ्रैक्शन के लिए 1 घटेगा, तो 2 और 1 कितना घटेगा सर 3, तो बचा कितना 9। ऊपर और नीचे का अंतर कितना 2 और नीचे वाले मान जो करते हैं। जैसे आपको दिया 17.37/8, तो हम कहेंगे 17 माइनस 832 4.3/8, 32 4.5/8। अब इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले देखिए कि ये 4 चला जाएगा, क्या घटेगा 4, और एक फ्रैक्शन के लिए कितना घटेगा 1, तो 4 और 1 कितना घटाना, 5 घटा दिए तो 12 पूर्णांक, अंतर कितना आ गया 3, और बटा में जो करते हैं सब, बटा में क्या आ गया ज्यों का त्यों। एक और एग्जांपल लेते हैं, 117 माइनस दिया गया 117 और बटा का दिया गया 15, 117 बटा का 17 कर देते हैं। अब इसमें हम मान निकालने जा रहे हैं, तो हम कहेंगे 117 माइनस 117 बटा 17 का पूर्णांक में लाइएगा, तो 17 छके 100, तो और 17 सते 119 आ जाता, तो 6.102 आया था 15/17। तो देखिए सबसे पहले ये 6 घटेगा सर, आपको क्या घटाना है 6, और एक फ्रैक्शन के लिए 1 घटाना है, तो 6 और 1 कितना घटाएंगे 7, तब आ गया 110। ऊपर और नीचे का अंतर ऊपर और नीचे वाले मान का ज्यों का त्यों देंगे। तो प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा तो भी हम इस तरीका से आंसर निकालेंगे, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा तो भी हम इस तरीका से आंसर निकालेंगे। अब बात को ये समझना है सर कि अगर आपको फ्रैक्शन में सबसे छोटा और सबसे बड़ा संख्या निकालने के लिए कहा जाएगा, तो किस तरीका से आपको सबसे छोटा और सबसे बड़ा निकालना है, तो ये आपको हम फ्रैक्शन में सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे बिगेस्ट वैल्यू निकालने जा रहे हैं। जैसे आपको संख्या दिया कि 3/4 और 7/11 में सबसे बड़ा संख्या कौन है और सबसे छोटा संख्या कौन है, तो पहला तरीका है कि आप एलसीएम लेकर के निकाल सकते हैं। या तो आप एक बात को समझिए कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा कि इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, तो आप इस तरीका से क्रॉस गुना कीजिएगा। कैसा गुना करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे तो 11 तिया का कितना आ गया 33, और 7 चौक कितना आ गया 28। जिस ओर का मान बड़ा रहेगा वो बड़ा फ्रैक्शन, और जिस ओर का मान छोटा रहेगा वो छोटा फ्रैक्शन। क्रॉस गुना किए 33, यहाँ क्रॉस गुना किए तो 28 आया। इन दोनों में कौन सा सबसे बड़ा है, तो कहेगा 33, तो 3/4 है जो बड़ी फ्रैक्शन है, और आपको 28/7 है जो 7/11, 7/11 है जो आपको कैसा फ्रैक्शन है, तो आप कहेगा कि 7/11 छोटी फ्रैक्शन है। तो आपको इस तरीका से देगा, वो उचित फ्रैक्शन के रूप में देगा, और उचित फ्रैक्शन के रूप में आपको सबसे छोटा और सबसे बड़ा फाइंड करना। तो क्रॉस जैसे आपको 2 3 दे दिया कि 2/3 5/7 7/6 7 का दे दिया गया 10। इनमें सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन है, तो आप इन दोनों में सबसे पहले चेक कीजिएगा कि 7 दूना का 14 और 5 दिया 15, सबसे बड़ा है 5/7, और 5/7 और 7/10 में देखते हैं कि 50 आ गया और 49 आ गया, सबसे बड़ा कौन हो गया 5/7। तो आप इस तरीका से छोटा और बड़ा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी निकाल सकते हैं। लेकिन बात को समझिए कि जो आपको सवाल रहेगा सर, जो इसका भी आपको रास्ता क्लियर रहेगा तो ही बना सकिएगा कि कब क्रॉस गुना करके बना देंगे या कब डिफरेंस लेकर के बना देंगे। तो क्रॉस गुना करके किस तरीका से बनाए, बात को समझ में आया होगा। जैसे आपको दिया गया कि 3/4 5/6 9/10 और दिया गया 2/3, इनमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा निकालना है। तो जब भी इस तरीका से आपको फ्रैक्शन दिया गया है, तो सबसे बड़ा सबसे छोटा निकालने के लिए तो सबसे पहले आप देखिएगा कि इनका अंतर समान है कि नहीं। सबसे पहले अंतर समान देखना, अंश और हर का अंतर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। जरूरी नहीं है कि 1 ही होना है, 2 है तो सबको 2 होना है, 3 है तो सबको 3 3, 5 है तो सबको 5 5, अंतर मतलब समान होना। यदि अंतर समान है तो जिसका अंश बड़ा वो बड़ा भी, अंश बड़ा तो भीम बड़ा, और अंश छोटा तो भीम छोटा।
जिसका अंश बड़ा हो बड़ा भी और जिसका अंश छोटा हो छोटा भी। कब? जब अंश और हर का अंतर समान रहेगा तब। अंश और हर का अंतर समान है तो सबसे बड़ा अंश 9/10 है जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, और सबसे छोटा अंश छोटा 2/3 है जो सबसे छोटी फ्रैक्शन होगी। ऐसा फ्रैक्शन छोटा, लेकिन तब करना है कि जब अंश और हर का अंतर क्या हो? समान। इसको आरोही और अवरोही क्रम में सजाएंगे तो आरोही क्रम का मतलब कि बढ़ते क्रम होता है, एसेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम, और बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो सबसे छोटा पहले 2/3 छोटा है किससे? तो 3/4 से, और 3/4 छोटा है किससे? 5/6 से। 5/6 छोटा है किससे? 9/10 से। तो सबसे बड़ा बाद में और सबसे छोटा पहले लिखेंगे तो ये आरोही क्रम, बढ़ते क्रम को। लेकिन जब इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम में लिखना है। कैसा क्रम में? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम। घटते क्रम में जब इसी को हम लिखेंगे तो सबसे बड़ा पहले देंगे कि 9/10। बड़ा है किससे? तो 5/6 से। बड़ा है किससे? 3/4 से। 3/4 बड़ा है किससे? 2/3 से। तो सबसे बड़ा पहले और सबसे छोटा बाद में लिखेंगे। या अवरोही क्रम घटते क्रम में हो, और असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में छोटा से बड़ा और बड़ा से छोटा अवरोही क्रम घटते क्रम में। तो इस तरीका से आपको सवाल देगा तो निकालते रहना कि अवरोही क्रम में किस तरीका से निकालना है। आरोही में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है? अब कहेगा कि आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में पहला स्थान पर आएगा, दूसरा स्थान पर आएगा, तीसरा स्थान पर आएगा, चौथा स्थान पर आएगा। अब कहेगा कि आरोही क्रम में यदि लिखा जाए तो दूसरे स्थान पर कौन होगा? तो कहेंगे 3/4। तीसरे स्थान पर कौन होगा? तो 5/6। और आपको चौथे स्थान पर कौन होगा? 9/10। पहला स्थान पर कौन होगा? 1/2/3। अब या तो अवरोही क्रम में लिखेंगे तो दूसरा तीसरा पूछ सकता है, मतलब कोई भी पूछेगा तो इस तरीका का आपको क्लियर कॉन्सेप्ट है तो बनेगा। मतलब अंश और हर का अंतर यदि समान है, अंश और हर का अंतर समान है, अंश बड़ा भिन्न बड़ा, अंश छोटा भिन्न छोटा होगा। लेकिन अंश और हर का अंतर समान नहीं है सर, ये आपको इस तरीका के यदि सवाल आपको आ जाएगा कि अंश और हर का अंतर समान नहीं है। जैसे दिया गया कि 7/8 और दिया गया 12/8, 7/8, 12 दिया गया 17, और दिया गया आपको 5 दिया गया 7, और दिया गया आपको 17 दिया गया 27। अब देखिए कि इस तरीका के सवाल आपको एग्जाम में दिया गया या पेपर में दिया गया, तब आपको निकालना है कि इनमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि इनका अंश और हर का अंतर देखिएगा। यहाँ अंश और हर का अंतर 1 है, यहाँ अंश और हर का अंतर 5 है, यहाँ अंश और हर का अंतर 2 है, यहाँ अंश और हर का अंतर 10 है। अब तो नहीं निकलेगा। यदि अंश और हर का अंतर समान नहीं है तो पहला वाला तरीका लगाइएगा कि क्रॉस गुना करके चेक करेंगे। बाकी आपको समझना है, थोड़ा सा लॉजिक समझिए कि इसको यदि हम अंश और हर का अंतर समान कर देंगे, अंश और हर का अंतर समान कर देते हैं, अंश और हर का अंतर समान यदि कर देंगे, अंश और हर का अंतर समान कर देंगे तो हमको विदिन सेकंड निकल जाएगा। लेकिन अंश और हर का अंतर समान कैसे किया जाए, तो इनके अंतर का एलसीएम लेंगे। 1, 5, 2 और 10, इनका एलसीएम लेंगे और एलसीएम आ गया कितना? 10, और इनके एलसीएम से गुना करेंगे। 1 यहाँ अंतर है 1 में 10 से भाग देंगे, 10 गुना करेंगे तो 70/80, और 5 से भाग दिए 2 गुना किए तो 24/34, और 2 से भाग दिए 10 में तक कहिएगा 5 बार में कटा, 10 एलसीएम में भाग देना है अंदर से, तो 10 में हम 2 से भाग दिए 5 बार में कटा तो 25/35, और 10 से भाग दिए तब 1 बार में कटा तो 1 बार में वही रह गया 17/27 रह गया। अब अंश और हर का देखिए अंतर 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10 समान आ गया। यदि अंश और हर का अंतर समान आ गया तो आसान तरीका से निकाल सकते हैं। सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है, तो कहिएगा कि 70/80, सबसे बड़ा है 7/8, और सबसे छोटा कौन है? 24, 17 वाला छोटा, सबसे छोटा आपको आ गया 17/27।
तो जब भी अंश और हर का अंतर समान नहीं है तो अंश और हर का अंतर समान करने के लिए अंतर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम 10 आया और इसके अंतर से भाग देंगे, 1 से भाग दिए 10 और 10 से नीचे में गुना नहीं करना, सिर्फ ऊपर वाले में गुना करिए 70। 5 में 10 से भाग दिए 2, 12 में 2 से गुना किए तो आपको 12 गुना कितना आ गया 24। नीचे वाले हर में नहीं गुना करना, सिर्फ अंश, क्योंकि अंश से हमको सबसे छोटा और बड़ा फाइंड करना। फिर 5 से 2 से भाग दिए 10 में, 5 बार में लगा, यहाँ गुना किए 25। 10 से भाग दिए 1 बार में कटा, 1 में 17 से गुना किए 17। ये 17, 24, 25, 17 में 70, 24, 25 और 70 में सबसे बड़ा 70 है तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन 7/8, सबसे छोटा 17 है तो सबसे छोटा फ्रैक्शन हो गया 17/27। तो तब करेंगे कि जब अंश और हर का अंतर समान नहीं है, यदि एलसीएम बड़ा आ जाएगा तब एलसीएम नहीं लेना, वहां आपको क्रॉस मीटर लगाना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सबसे छोटा सबसे बड़ा चेक करना। तो चेक करने के लिए आपको 3 तरीके बताएं कि या तो आप एलसीएम ले लीजिएगा या तो आप क्रॉस गुना करके चेक कीजिएगा। अंश और हर का अंतर समान है तो ठीक है, अंश और हर का अंतर समान नहीं है तो उनके अंतर का एलसीएम लेकर के, अंतर का एलसीएम लेते हैं, अंश और हर का अंतर समान होता है, ऊपर वाले में सिर्फ गुना करेंगे, नीचे वाले में गुना नहीं करेंगे। लेकिन अगर एलसीएम लेना मुश्किल हो गया, बहुत बड़ा एलसीएम आ गया, वहां एलसीएम पर नहीं जाएंगे, वहां क्रॉस गुना करेंगे, मतलब सभी रास्ता क्लियर होना। आपको इसमें असेंडिंग डिसेंडिंग कहेगा तो असेंडिंग डिसेंडिंग सजा देंगे, इसमें दूसरे स्थान पर असेंडिंग में कौन है या पहले स्थान पर डिसेंडिंग में कौन है, सब निकल जाएगा। सबसे छोटा और बड़ा में योग निकालना है, निकल जाएगा, अंतर निकालना है, निकल जाएगा। मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो फ्रैक्शन में जो सबसे छोटा और सबसे बड़ा देगा आपसे बंद है। तो ये इंट्रोडक्शन आपको फ्रैक्शन का था, यहाँ तक आज यही रहने भी देते हैं। जो आपको पीडीएफ में सवाल दिया गया है 128 से है, वहां से आपको पीडीएफ में सवाल टोटल बना जाना है फ्रैक्शन में कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा वाले सब फ्रैक्शन कौन सा होगा, तीसरे स्थान पर कौन होगा, दूसरे स्थान पर कौन होगा, अपने से खुद स्वयं उसको बनाइए। फिर हम कल इसको चर्चा करेंगे, प्रैक्टिस कराएंगे कि ये आपको फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन रहा। आज का क्लास इंट्रोडक्शन तक यही रहने देते हैं और अब अगला क्लास में जो कल आएंगे उसमें आपको इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को प्रैक्टिस कराने के लिए बताएंगे कि किस तरीका से अटेम्प्ट लेंगे। ऐसे सब क्वेश्चन आपको अब बन जाना चाहिए जो पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर सिस्टम का दिया गया फ्रैक्शन से। तो इतना ही रहने देते हैं और वीडियो आप शेयर कीजिए, जितना से ज्यादा शेयर कीजिए, दोस्तों को जुड़ाइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।